स्वागत है आपका निर्मला क्लास के YouTube चैनल पे। आज से हम लोग क्रैश कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को लेकर है। लगभग यह 30 डेज़ का चैलेंज रहेगा जिसमें हम लोग खासकर साइंस का रिवीजन करेंगे। नॉर्मली हमारी संस्थान 10 साल से अधिक से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और रिजल्ट भी बहुत बेहतर आ रहा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में टॉप 10 में भी इस संस्थान से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो चलो टाइम ज़्यादा देर नहीं लेते हुए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो वन बाय वन समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। हम कह सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कोई अभिक्रिया होती है और उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो उसमें अभिकारक किसे कहेंगे और उत्पाद किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहेंगे और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहेंगे। कहने का मतलब अभिक्रिया से पूर्व की स्थिति अभिकारक कहलाती है, अभिक्रिया के बाद की स्थिति उत्पाद कहलाती है। कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण हैं वो देख लेते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को बतलाता है। चाहे वो भोजन का पाचन हो, श्वसन की क्रिया हो, लोहे पर जंग लगना हो। आप जानते हैं कि हवा में या नमी में के कारण लोहे में जंग लग जाता है जिसकी उसकी सतह खराब हो जाती है, स्ट्रेंथ उसका घटने लगता है। उसके अलावा मैग्नीशियम के फीते का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दही का बनना, दूध से जो दही बनता है, जमता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया नॉर्मली क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिससे नए पदार्थ बनते हैं, अर्थात कि अगर कोई अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है और पुनः वापस उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, वही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो सॉलिड बनने का हो, लिक्विड बनने का हो या गैस बनने का हो। उसके अलावा रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। गैस का उत्सर्जन का मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में ऐसा भी हो सकता है कि गैस उत्सर्जित हो और उत्सर्जित को जो डिनोट करते हैं ऊपर की ओर तीर लगा देते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब एक रासायनिक अभिक्रिया को शब्द और संकेत के रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। शब्द के रूप में हम लेते हैं कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है, यानी अभिक्रिया से पूर्व की स्थिति बताए थे कि अभिकारक कहलाता है और अभिक्रिया के बाद की स्थिति उत्पाद कहलाता है। यहाँ अभिक्रिया क्या हो रहा है, किसमें हो रहा है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में हो रहा है। और प्राप्त क्या होता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये एक शब्द का समीकरण है, शब्द में लिखा हुआ है। अगर शब्द को हम संकेत में कर दें तो वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हम जानते हैं जिंक का होता है Zn, तो Zn लिखा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, तो H2SO4 लिखा गया है। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, तो यहाँ ZnSO4 लिखा गया है। और अभी जैसे ही मैंने बताया था यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है यानी उत्सर्जन होता है, उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है जिसको हम H2 से लिख रहे हैं। यहाँ एरो दिखाया नहीं गया है, आप एरो भी दिखा सकते हैं। एरो ये बतलाता है, ऊपर की ओर दिशा में इंगित है, ये बतला रहा है कि गैस रिलीज हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। तो ये शब्द का समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण में एक बदलते हैं, जिसमें पता चलता है कि अभिक्रिया के पहले जो चीज लिखी होती है वो अभिकारक कहलाती है और अभिक्रिया के बाद जो होती है वो उत्पाद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि क्लियर हुआ कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अब यहाँ परिभाषा की तरफ पे समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, प्रतीक का मतलब हुआ संकेत, या अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मली हम प्रतीक को या रासायनिक सूत्र को यूज करते हैं। प्रतीक हुआ Zn, रासायनिक सूत्र हुआ ZnSO4। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि अभी हम बतला रहे थे कि हाइड्रोजन उत्सर्जित हो रहा है तो तीर को ऊपर के दिशा में दर्शाया, कुछ अवक्षेप बनेगा तो हम नीचे की ओर दर्शाएंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज रासायनिक संकेत के रूप में लिखते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि अभिकारक में मौजूद तत्व के परमाणु उत्पाद में मौजूद तत्व के परमाणु के बराबर होने चाहिए, तब उसे संतुलित माना जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण करते हैं ना ही विनाश। ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश का मतलब हुआ कि द्रव्यमान के रूप में अभिकारक में जितने द्रव्यमान का तत्व या पदार्थ मौजूद होंगे, उत्पाद में भी उतना ही तत्व या पदार्थ मौजूद होने चाहिए। इसको निकालने के लिए कई मेथड हैं, जिसमें से हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे ज्यादा प्रयोग में। चरणबद्ध संतुलित समीकरण समझने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग संतुलित करने सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चलता है कंबाइन करने का बात हो रहा है, जोड़ने की बात हो रही है। ऐसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहां दिया गया है ए और बी को जोड़ेंगे तो एक थर्ड नया पदार्थ बनेगा। उदाहरण के तौर पर कोयले के दहन में कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब है कि कार्बन सॉलिड स्टेट में है। कहने का मतलब कार्बन जो है वह ठोस अवस्था में है और जबकि ऑक्सीजन गैस अवस्था में है। ठीक है, उसी तरह से जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। यहाँ पर दो पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करती हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। यह एक संयोजन अभिक्रिया को बतलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, कहने का मतलब जब अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ मीथेन है, CH4 ऑक्सीजन आपस में संयोग किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया, साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है? विखंडित होना। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि एक पदार्थ किसी के कारण, चाहे उसमें वियोजन के कारण, इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण, अलग अलग प्रोसेस से विखंडित होकर अलग अलग पदार्थ बनाते हैं तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वो कई प्रकार से विखंडित हो सकते हैं। एक ऊष्मीय वियोजन होता है जिसमें ऊष्मा दी जाती है, जैसे कि आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, उसमें ऊष्मा देने के कारण फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बनता है, यानी विखंडित हो जाता है। एक पदार्थ से कई पदार्थ का निर्माण होता है तो ये ऊष्मा के कारण हुआ, इसीलिए उसे ऊष्मा वियोजन कहा गया। अगर विद्युत विघटन होता है, विघटन हो या वियोजन हो, विद्युत के कारण हो तो वह विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहां दिया गया है
कि जैसे कि जल को विखंडित कर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को अलग किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा। यहाँ एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। प्रकाशीय वियोजन क्या है? प्रकाश के द्वारा हम विखंडित जब करते हैं उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश। जैसे AgCl है, वो Ag और Cl के रूप में ब्रेक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को दिया जाता है। ऊष्मा को क्या किया जाता है? दिया जाता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें, अगर कहें तो ऊष्मा शोषी में ऊष्मा देने की अभिक्रिया होगी। अब आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे बोला जाता है। एकल विस्थापन भी बोला जाता है, जिसमें देख रहे हैं कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। यहाँ देखते हैं आयरन सल्फेट के साथ आ जाता है और कॉपेट विस्थापित हो जाता है। कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है। ये घटना हम ऐसे देख भी सकते हैं, अब एक्टिविटी के थ्रू कर भी सकते हैं कि लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर की परत जम गई है। जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। जब हम अगर कहें कि कॉपर सल्फेट उस पर लगा हुआ रहता है, जब उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, मतलब आयरन के साथ करवाई जाती है, तो वो कॉपर सल्फेट हट जाता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? अगर कहें, ऐसी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है, कि दोनों यौगिक आयन का आदान प्रदान करते हैं। जैसे यहां दिख रहा है Na2SO2 BaCl2 Na2SO4 होगा, Na2SO4 BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो BaSO4 बनाता है और NaCl बनाता है। तो यहाँ संतुलित किया गया है, 2 Na है तो 2 Na है, Cl2 है तो Cl2Cl है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट के साथ हो जाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन क्या कहलाता है? अगर देखा जाए उपचयन अपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वह उपचयन कहलाता है। इस कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसीलिए यह उपचयन कहलाया। और इस कॉपर में ऑक्सीजन का वियोजन हुआ, ये अगर देखें तो ऑक्सीजन का वियोजन हुआ तो ये कहलाएगा अपचयन, और इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ये कहलाएगा उपचयन। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि। जस्ट उसके अपोजिट, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तब हम लोग कहते हैं कि उसमें अपचयन की घटना हुई है। जैसे कि अभी यही इसी सवाल से मिलता जुलता है, CuO, इसी सवाल से मिलता जुलता है, CuO, H2H2, वही सवाल है। तो मैंने जैसे ही लिखा था कि अपचयन होती है, कॉपर से ऑक्सीजन हट जाता है तो यहाँ अपचयन होती है, वही बात लिखा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ जाता है तो उपचयन होती है, तो यही यहाँ क्या होगा? उपचयन होती है। यहाँ पर दोनों घटना साथ में होती है तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं ये रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव क्या पड़ता है? संक्षारण के लिए, जबकि जानते हैं संक्षारण में क्या होता है? धातु, आर्द्रता, अम्ल आदि संपर्क में आ जाते हैं जिससे धातु के ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, अर्थात संक्षारित हो जाते हैं। लोहे की वस्तु पर जंग लगना,
ये भी उसी का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली वाली परत, तांबे पर ऊपरी पर हरे परत का चढ़ना, संक्षारण के उदाहरण। यसद लेपन, विद्युत लेपन पेंट करके संक्षारण को बचाया जा सकता है, संक्षारण से रोका जा सकता है। यानी कि कहें धातुओं को संक्षारण से किस प्रकार बचाया जाता है, तो यसद लेपन, विद्युत लेपन पेंट करके बचाया जा सकता है। एक लास्ट टॉपिक है, विकृत गंधिता क्या होती है। वैसे वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई खाद्य पदार्थ है, हम उसे एक समय पर ना खाते हैं तो समय के बाद वो उसमें कुछ अलग प्रकार का दुर्गंध आने लगता है। दुर्गंध आने के कारण यह है कि उसमें वसायुक्त पदार्थ, तेलीय पदार्थ होने के कारण वो वायु के संपर्क में रहता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। उपचयित होने के कारण वो विकृत गंध करने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के क्या उपाय हैं, बचाव कैसे किया जा सकता है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, ऑक्सीकारक का उपयोग करके हम लोग उसके विकृत गंधिता को बचा सकते हैं। वायु रोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखकर, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एयर पैक सामान रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसमें खाद्य पदार्थ जब भी रखते हैं तो उसको एयर टाइट रखते हैं, जो वायु के संपर्क में ना आए। वायु रोधी का मतलब हुआ वायु के संपर्क में ना आए। आप कुरकुरे चिप्स के पैकेट लेते होंगे तो उसमें लगता होगा कि कुछ हवा भरा हुआ है, उसमें हवा नहीं रहता है, उस हवा के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिसके कारण से वो समय तक, कुछ अधिक समय तक वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। या हम लोग तो घर में करते आए हैं, फ्रिज में सामान रखते हैं। फ्रिज में रखने का कारण है शीतलन द्वारा, कि वो अधिक समय तक वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।